Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Students, today's lecture outline is wire wound variable resistor, thermistor, application of thermistors, electromotive force, source of EMF, internal resistance of supply, electric power, maximum power output, and thermocouple. Our first topic is wire wound variable resistor. As we discussed earlier about the resistance which is applied in a circuit, there are two types of resistance. One is constant resistance and second is variable resistance. Constant resistance are carbon resistors, and the picture of carbon resistor is that these resistors have a constant value of resistance. When we connect these resistors in any circuit, it apply that amount of resistance which is the value of that resistance in that circuit. हमारे पास इन रेजिस्टर्स को जब भी किसी भी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाती है उस सर्किट के ऊपर, और वो रेजिस्टेंस आप ड्यूरिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के करंट का फ्लो हो रहा है, वोल्टेज वहां पे सप्लाई किया जा रहा है, इस तमाम प्रोसेस में ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहती है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि इसकी इन रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। Instead of that, there are second type of resistance which is variable resistors. Variable resistors are those resistors which have a wire, and by the changing in the length of that wire we can change the resistance of that circuit. हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। हमारे पास ऐसे रेजिस्टर्स जिनको हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द ऑफ एनी वायर और एनी कंडक्टर, और इस कंडक्टर की लेंथ को अगर हम वेरी करना शुरू कर दें तो इस सूरत में इस कंडक्टर की लेंथ की वेरिएशन की वजह से उस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी करती रहती है। दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर्स आर लाइक दैट। इस तरह के ये रेजिस्टर्स होते हैं जो आपको इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहे होंगे। ये जो रेजिस्टर है इसे हम खास नाम देते हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, और ये जो रेजिस्टर है ये रेजिस्टर रियोस्टेट कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में हम इससे आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं कि ये रेजिस्टर्स जो कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है रेजिस्टर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इन्हें क्यों यूज किया जाता है। High stability and high accuracy resistor are always wire wound. It is then enclosed in an insulating cover. Wire wound resistors जितने भी होते हैं ये हाई स्टेबिलिटी और हाई एक्यूरेसी रखते हैं, और इनको बाद में हम कवर कर देते हैं इंसुलेशन से या इंसुलेटर के जरिए से इनको कवर कर दिया जाता है। जनरली निकल क्रोमियम इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो वायर यूज किया जा रहा होता है, यहाँ पे जो कंडक्टर यूज किया जा रहा होता है वो निकल क्रोमियम होता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। वायर बाउंड रेजिस्टर कैन सेफली ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर देन कार्बन टाइप रेजिस्टर्स। जो हमारे पास कांस्टेंट रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हम कार्बन रेजिस्टर्स का नाम देते हैं, जो कि हमें पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं या हाई टेम्परेचर के ऊपर ये खराब हो जाते हैं। जबकि वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो कि सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकते हैं और इनके खराब होने की जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वायर बाउंड एज कंपेयर टू कार्बन रेजिस्टर्स। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स कैन बी यूज्ड इन टू वेज। इनको दो तरीकों से यूज किया जा सकता है। एक आपके पास रियोस्टेट की सूरत में, यानी कि जो हमारे पास डिवाइस यहाँ पे मौजूद है जिसको दिखाया गया जा रहा है। सेकंड, इसी रियोस्टेट को हम यूज करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर की जो बेस्ट एप्लीकेशन आपको नजर आती है आपके रोजमर्रा की लाइफ में वो है आपके पास वो डिमर्स या वो रेगुलेटर्स जो आप अपने घर में
फैंस और लाइट्स के लिए यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ आपके सामने शो किया जा रहा है। अगर आप देखें, इस ड्रिमर को मूव किया गया, लाइट ऑफ हो गई, इस ड्रिमर को ऑन किया गया, मूव किया गया, तो लाइट ऑन हो रही है। इसका मतलब है कि हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 220 वोल्ट्स आ रहे होते हैं घर के अंदर। उन 220 वोल्ट्स में जितनी भी रेजिस्टेंस वहां अप्लाई की जा रही है, उस रेजिस्टेंस को आप इस वायर बाउंड रेजिस्टर्स के जरिए से वेरी करते हैं, इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर देते हैं, जिसका इफेक्ट आपको लाइट की ब्राइटनेस या डार्कनेस से नजर आ रहा होता है। Now, rheostats, to use the variable resistor as a current control device, one of two fixed terminals, say A, and the sliding terminal are inserted in the circuit. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास वायर बाउंड रेजिस्टर्स को दिखाया गया है, जो कि रियोस्टेट कहलाते हैं। इनमें तीन टर्मिनल्स आपके पास मौजूद हैं। एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। ए और बी टर्मिनल कांस्टेंट टर्मिनल कहलाते हैं, यानी कि अगर हम ए और बी से किसी भी सर्किट के वायर्स को कनेक्ट कर दें, तो आपके पास ए से लेके बी तक जितना वायर यहाँ यूज किया जा रहा है, उस वायर की तमाम रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ अप्लाई हो जाती है उस सर्किट के अंदर। लेकिन अगर हम इस सर्किट के वायर को के कनेक्शंस को एक तरफ से ए, यानी कि एक एंड को कनेक्शन के ए से ज्वाइन किया जाए और एक को सी से ज्वाइन कर दिया जाए, तो सी आपके पास एक वेरिएबल या हम ये कह सकते हैं मूवेबल कनेक्शन है। अगर आप देख रहे हैं, इसकी एनिमेशन आगे मैंने आपके पास शो की है, वो आप और सीधा समझ जाएंगे। अगर हम इसको सी से कनेक्ट कर देते हैं, तो सी से कनेक्ट करने पर सी क्योंकि मूवेबल है, तो आप मूव करने की सूरत में रेजिस्टेंस ऑफ वायर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। In this way, the resistance of the wire between A and sliding contact C is used. If the sliding contact is shifted away from the A, अगर स्लाइडिंग जो कॉन्टेक्ट है उसको मूव कर दिया जाए, C टर्मिनल को अगर मूव किया जाए A से दूर, तो वो B के करीब जाता जाएगा, और जैसे जैसे B के करीब जाता जाएगा तो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होती जाएगी, जिसके ऊपर ये टच हुआ है। जब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगी, तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और आपके पास वोल्टेज की वैल्यू, अगर आपके पास एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो वहां पे उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव टूवर्ड्स ए, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को ए की तरफ मूव करवाया जा रहा है, देन द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जब C को A के करीब लेके जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी डिक्रीज होती जाएगी। तो आप देखेंगे कि उस वोल्ट मीटर में जहां वोल्टेज नोट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू वोल्टेज की बढ़ती जा रही होगी। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एनिमेशन दिखाई गई है, जिसमें वायर को कनेक्ट किया गया है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जैसे जैसे टर्मिनल बी की तरफ मूव कर रहा है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है जैसे 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 वायर लूप के ऊपर से वो गुजर रहा है, और जैसे जैसे ये ए की तरफ मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज हो रही है। नाउ पोटेंशियल डिवाइडर, क्योंकि हमने इससे पहले ही देख लिया कि रियोस्टेट किस तरह से रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा है। अब रेजिस्टेंस की वेरिएशन से हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को भी डिवाइड कर सकते हैं, या पोटेंशियल को भी वेरी कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, चाहे आपके पास एक फिक्स पोटेंशियल एज अ इनपुट आ रहा हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको डिमर की एग्जांपल दी थी कि आपके घर में 220 वोल्ट कांस्टेंट आ रहे हैं, लेकिन जब आप डिमर के जरिए से डिमर को मूव कर रहे होते हैं, तो उस डिमर के जरिए से आप उस पोटेंशियल को चेंज कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, जितनी आपकी डिजायर सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिहाज से। मिसाल के तौर पे अगर आप रात में सोने के लिए लेट रहे हैं, तो लाइट को डिम करते हैं, तो आप रेगुलेटर या जो डिमर होता है उसकी वैल्यू को हाई वैल्यू की तरफ ले जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो गया। और अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या कमरे में रोशनी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो उस लाइट की इंक्रीज करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी को
आप क्या करते हैं कि उस ड्रिमर को लो वैल्यूज की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लो हो गई और पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल वहां से आ रहा है आपको, वो कंप्लीटली प्रोवाइड होना शुरू हो गया उस लाइट को जो कि आपके रूम में लगी हुई है। Now potential divider. A potential divider provides a convenient way of getting a variable potential difference from a fixed potential difference. हमारे पास वही बात कि जिस तरह से पोटेंशियल, अगर आपके पास एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो उसको अपने कन्वीनियंट वे के लिहाज से डिवाइड करने का काम हम पोटेंशियल डिवाइडर से ले रहे होते हैं। With the help of a battery, a potential difference V is applied across the end A and B of a resistor. Let R be the resistor of the wire AB. The current I passing through it is I is equals to V over R. हमारे पास एक सर्किट है जिसको हमने कनेक्ट किया है एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। उस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया और उस करंट की वैल्यू जो है वो I है। अगर आप करंट की वैल्यू वहां पर फाइंड करते हैं तो करंट की वैल्यू I is equals to V over R आ जाएगी, जो कि ओम्स लॉ का रिलेशन है। ओम्स लॉ कहता है V is equals to IR, उसको अगर रीअरेंज करते हैं तो I is equals to V over R के बराबर आ जाएगा। Here you can see that आपके पास एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी मौजूद है, ठीक है। उसको कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टेंस के साथ। उस रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल आपके पास मौजूद हैं, एक अपर टर्मिनल A है, लोअर टर्मिनल B है। इनके दरमियान करंट फ्लो कर रहा है जिसे हम I की सूरत में कह सकते हैं। अब इस कंप्लीट रेजिस्टेंस को हमने डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल C। हम टर्मिनल C को कनेक्ट कर रहे हैं इस पूरे रेजिस्टेंस के साथ, और इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक A और C के दरमियान और एक B और C के दरमियान। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है रेजिस्टेंस के डिवाइड होने की वजह से, एक B और C के दरमियान जिसको हम VBC कह सकते हैं, और एक A और C के दरमियान जिसको हम VAC का नाम दे सकते हैं। If RBC is the resistance of the portion of the wire BC and the current passing through BC is I, अगर हम कहते हैं कि आपके पास RBC वो रेजिस्टेंस है जो B और C के दरमियान मौजूद है और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I, so the potential difference between the point B and C is given by VBC is equals to IRBC and VBC is equals to I की वैल्यू V over R यहाँ पुट की, V over R RBC, and VBC is equals to RBC divided by R multiplied by V। इसको रीअरेंज कर लिया हमने इस इक्वेशन को। Depending on the position of sliding contact C, the value of fraction RBC over R can be varied from 0 to 1। डिपेंड करता है कि ये जो कॉन्टेक्ट C है इसे हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, और जो रिलेशन है आपके पास या जो हम कह सकते हैं रेशो है RBC और R के दरमियान, उस रेशो को 0 और 1 के दरमियान हम चेंज कर सकते हैं। या तो आप उसको हाई कर सकते हैं या उसको लो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि C कनेक्शन जो है आपके पास कहां पर मूव कर रहा है। इफ इट मूव टुवर्ड्स A, देन वैल्यू ऑफ potential will be increased, and if it moves towards B, then value of potential will be decreasing. When the contact C moving towards B, the length and hence the resistance RBC of the portion of the wire decrease, thus VBC decreases. On other hand, when the contact C moving towards end A, the length and hence the resistance RBC of the portion of the wire increase, thus VBC also increase, यानी कि potential increase हो जाएगा। Next topic is thermistor. A resistor made of semiconductor having resistance that varies rapidly and predictably with the temperature is known as thermistor. The word thermistor is come from two words, therm and resistor. The meaning of therm is heat and resistor means resistance. यानी कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है, यानी कि थर्म और रेजिस्टर। थर्म का मतलब है हीट और रेजिस्टर का मतलब है रेजिस्टेंस, यानी ऐसे रेजिस्टर्स जो कि हीट की वजह से अपनी रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हों
इस तरह के रेजिस्टर्स को हम थर्मिस्टर्स का नाम देते हैं। A thermistor or thermal resistor is a heat sensitive device usually made of semiconductor material whose resistance change very rapidly with the change of temperature. A thermistor, that type of resistors which vary its resistance according to the condition of temperature. If temperature is high or low, it will change its resistance in the circuit. Vary करना डिपेंड करता है कंप्लीटली टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर की कंडीशन क्या है। A thermistor has the following important properties. Number one, the resistance of thermistor changes very rapidly with the change of temperature. रेजिस्टर की थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्पीड से चेंज होती है या बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। डायग्राम ऑफ थर्मिस्टर्स, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं। The temperature coefficient of a thermistor is very high. The temperature coefficient of thermistor can be both positive or negative. ये positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं। Now construction. Thermistors are made from semiconductor oxides of iron, nickel and cobalt. They are generally in the form of disc or rods. Pair of platinum leads are attached at the two ends for electrical connections. The arrangement of enclosed in a very small glass bulb and sealed. जैसा कि आपको यहाँ देखा जा सकता है कि आपके पास थर्मिस्टर्स के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होती हैं। ये इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनियम या प्लेटिनियम की बनी होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर निकेल, आयरन, कोबाल्ट ऑक्साइड्स और सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स को रखा जाता है, जिनकी मदद से इनको ये कहते हैं थर्मिस्टर बनाया जाता है। ये नॉर्मली आपके पास डिस्क या रॉड की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। Applications of thermistor. There are so many applications of thermistor which we use in daily life. A thermistor with negative temperature coefficient of resistance may be used to safeguard against current surges in a circuit where this could be harmful. For example, in a circuit where the heater of a radio waves are in series, a thermistor T is included in the circuit. When the supply voltage is switched on, the thermistor has a high resistance at first because it is cooled. In thus limit the current to a moderate value. As it warms, the thermistor resistance drop appreciably and increased current then flow through the heaters. हीटर्स की फॉर्म के अंदर थर्मिस्टर्स को यूज किया जाता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है जहां पर करंट इनिशियली बहुत हाई फ्लो अगर हो तो हार्मफुल हो सकता है, तो उस वक्त वहां पर थर्मिस्टर्स लगाए जाते हैं। ये थर्मिस्टर इनिशियली इनका टेम्परेचर कम होता है तो हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे करंट का फ्लो बढ़ता जाता है, हीट की अमाउंट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है और आपके पास वहां पे करंट अपने नॉर्मल फ्लो के अंदर स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली, a thermistor with negative temperature coefficient NTC can be used to issue an alarm for excessive temperature of winding of motor, transformers and generator. When the temperature of winding is low, the thermistor is cool and its resistance is high. Therefore, only a small current flow through the thermistor. When the temperature of winding is high, the thermistor is hot and the resistance is low. Therefore, a large current flow in the coil to close the contact. अलार्म सिस्टम्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है जहां पे आपके पास अलार्मिंग कंडीशन हो, वहां पर आपके पास NTC यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वॉशिंग मशीन, क्लोथ ड्रायर, रेफ्रिजरेटर, फायर अलार्म एंड थर्मोस्टेट ETC, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको करंट का फ्लो लिमिट करना होता है। उस जगह पर आप या हाई लिमिट अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर आके आपके पास NTCs को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास थर्मिस्टर्स यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कि जब रेफ्रिजरेटर अपनी कूलिंग की
मैक्सिमम अमाउंट या सैचुरेशन रीजन पर आता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है और कंप्रेसर बंद होने की वजह से उसका टेम्परेचर वापस डाउन होने लगता है। ये तमाम के तमाम एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं, थर्मिस्टर की एप्लीकेशन जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और डेली लाइफ में आप इनको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली वो सोर्स या वो वोल्टेज है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाने के काम आ रहा होता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक पर्सन को दिखाया गया है जो कि कुछ बॉल्स को उठा के हाई पोटेंशियल यानी हाई पोजीशन पे प्लेस कर रहा है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो बॉल्स रोटेट करके आती हैं, लेकिन दोबारा जब उनको हाई पोटेंशियल पे जाना रिक्वायर्ड है तो ये पर्सन उनको उठा के उस पॉइंट पे रख रहा है। बेसिकली ये पर्सन एक बैटरी का काम कर रहा है या एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम कर रहा है जो कि उन चार्जेस को जो कि बॉल्स की सूरत में यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इनको वापस हाई पोटेंशियल पे लाके प्लेस करता है और हाई पोटेंशियल से वापस ये चार्जेस लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि बैटरी के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। A potential at the end of terminal of a battery when circuit is open is called EMF। किसी बैटरी के अंदर मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF का नाम दे सकते हैं। या the amount of work done in carrying a charge through the source is called EMF। या वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि एक चार्ज पे किया जा रहा है उसे सर्किट के अंदर रोटेट करवाने के लिए या उस सर्किट के अंदर मूव करवाने के लिए इस तरह के पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक चार्ज अगर सर्किट में मूव करके वापस बैटरी के अंदर एंटर हो रहा है और बैटरी उसको मूव करवा रही है अगेन सर्किट के अंदर, तो जो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड कर रही है उस सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव करने के लिए अगेन एंड अगेन, तो ये पोटेंशियल आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। याद रखिएगा ये फोर्स नहीं है, इसको नाम फोर्स का दिया जा रहा है लेकिन ये फोर्स नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इसका यूनिट वोल्ट्स ही लिया जाता है। E is equals to W upon Q। E आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, W वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो भी चार्ज के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है। The unit of EMF is joule per coulomb which is named as volt। इसका यूनिट जूल पर कूलम है जिसको हम वोल्ट कहते हैं। An external energy source is required by most electrical circuit to move charge through the circuit। This circuit must include a device that maintains a potential difference between 2 points in a circuit। हर सर्किट में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसे सोर्स की जरूरत होती है जो सर्किट को ऑपरेट कर सके और इस तरह की सोर्स को हम ईएमएफ सोर्स या ईएमएफ का नाम देते हैं जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही होती है किसी भी सर्किट को या पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है किसी भी सर्किट को। सोर्सेस ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की सोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं? The work done by the EMF on charge carries in its interior must be derived from a source of energy। There are many sources of energy। One is batteries or cell converted chemical energy into electrical energy। Second is electrical generator convert mechanical energy into electrical energy। Third is thermocouple converted heat energy into electrical energy। And fourth one is radiant or solar cell converted sunlight into electrical energy। The next topic is internal resistance of a supply। As we know that all power supplies and all circuit in which a battery is connected, so this battery contain an internal resistance। All supplies must have some internal resistance, however small। When the cell is delivering no current, no load, the potential difference across the terminal will be equal to EMF of the cell। हर सप्लाई के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस उस वक्त सामने आती है जब सप्लाई में से करंट फ्लो करना शुरू कर दे किसी भी सर्किट में और सर्किट के अंदर आप देखेंगे चार्जेस रोटेट होना शुरू हो गए हैं। जब तक किसी भी सर्किट को, किसी भी बैटरी को किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बैटरी को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करके अगर उसके स्विच को ऑन नहीं किया जाएगा, तब तक ये रेजिस्टेंस
उस पूरे सर्किट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस वहां अभी भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमने उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं किया है उस बैटरी को, इस वजह से उस रेजिस्टेंस का इफेक्ट हमें सर्किट पे नजर नहीं आ रहा होता। When some load resistance R is connected across the terminal of the cell, the current I start flowing in the circuit. जब कभी हम जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी को किसी भी सर्किट के साथ जिसमें एक लोड यानी कि कोई मोटर या कोई मशीन वहां मौजूद है और वो वर्किंग स्टार्ट कर चुकी है, तो हम देखते हैं कि करंट फ्लो करना शुरू कर देता है उस सर्किट के अंदर ड्यू टू द बैटरी। This current causes a voltage drop across internal resistance R of the cell so that terminal voltage V available will be less than E. जैसे ही सर्किट में करंट पास होना शुरू होता है तो कुछ वोल्टेज उस इंटरनल रेजिस्टेंस R पे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और फिर जो वोल्टेज हमें टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे मिलता है वो लेस देन इट्स ईएमएफ होता है, यानी कि जो बैटरी का इंटरनल वोल्टेज है वो आउटर वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल वोल्टेज के अंदर मौजूद इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पर वोल्टेज को ड्रॉप करवा रही होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में जो ईएमएफ ई और स्मॉल रेजिस्टेंस आर गिवन है, ये बेसिकली कंप्लीट बैटरी का सर्किट है। हर बैटरी में, हर पावर सप्लाई में इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होती है स्मॉल आर की फॉर्म में, और ये स्मॉल आर की फॉर्म में बहुत ही माइन्यूट या स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, बट इसका इफेक्ट सर्किट पे हो रहा होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी कैन इजीली बी एस्टेब्लिश्ड। I is equals to E upon R plus R, यानी कि हमने ओहम्स लॉ से ये रिलेशन निकाला है V is equals to IR and I is equals to V over R। V की जगह इंटरनल वोल्टेज जिसको हम EMF कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E डिवाइड बाय R plus R। R कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r is internal resistance। Now rearranging above formula we get IR is equals to E minus IR। This E minus IR show that the total voltage of the battery will be decreased by some voltage which will drop on internal resistance R, which is IR। Now here IR is equals to V, terminal voltage of the cell, and V is equals to E minus IR, the total terminal voltage of the circuit is less than EMF of the battery, और वो जो लेस देन का फैक्टर है वो आपके पास आ जाएगा टोटल वोल्टेज माइनस वो वोल्टेज जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है। फॉर ओपन सर्किट यानी किसी ऐसे सर्किट के लिए जिसका स्विच ऑन नहीं है, V is equals to E यानी कि टर्मिनल वोल्टेज equals to the EMF of the battery, but when the circuit is closed the current moves through it experience an associated drop in potential difference equal to IR। V is equals to E minus IR due to this, and therefore the terminal voltage is less than the EMF E because of the term IR representing the potential drop across internal resistance R। यानी कि हमारे पास E जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा टर्मिनल वोल्टेज V से। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज IR पे ड्रॉप हो रहा है या IR की फॉर्म पे ड्रॉप हो रहा है स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस R पे। Here is the topic which we going to discuss, electric power. It is similar as power, and we know that the definition of power is that work done per unit time. If this work done in an electrical circuit, then we can say that this power is known as electric power. According to this, the rate at which work is done in an electric circuit is called electric power, and the formula for the electric power is equals to work done in electric circuit per unit time। When voltage is applied to a circuit, it causes a current to flow through the resistance R in time t. If a circuit is connected with a battery, we see that a current is flowing in that circuit through a resistance R in some time t. Therefore, work done is equals to W is equals to QV, work according to the formula of electric potential,
V is equals to work done per unit charge, and by deriving or rearranging this formula, W becomes equals to QV. Now electric power becomes P is equals to QV over time, because we know that electric power is equals to the work done per unit time. Since I is equals to Q over T, we get P is equals to IV. If we put the value of Q, which is equals to IT, in above equation, which is QV over T, we get P is equals to, or electric power is equals to IV. Power is equals to I multiplied by IR, because we know that V is equals to IR according to the Ohm's law. So we get P is equals to I square R. Now, since I is equals to V over R, we know that if we rearrange the relation of Ohm's law, we get I is equals to V over R, and put this value in the equation of power, which is equals to IV. We get P is equals to V square over R. Unit of power, P is equals to volt multiplied by ampere. Voltage multiplied by ampere is the unit of power, which is known as watt. According to the definition of watt, a power of 1 watt is said to be consumed in a circuit if a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow through it. 1 watt पावर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक सर्किट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, 1 वोल्ट है, उसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पेयर का, तो ये दोनों मिलके आपके पास जो पावर जनरेट करेंगे वो 1 watt पावर कहलाएगी. Now, kilowatt hour. It is the large unit of energy. 1 kilowatt hour is commonly termed as 1 commercial unit of electrical energy. It is the amount of energy obtained by a power of 1 kilowatt in 1 hour. 1 kilowatt hour is equals to 1000 watt multiplied by 3600 second, यानी कि 1 hour, and 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 watt seconds, and watt seconds become equals to the joules. So 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule, and 1 kilowatt hour also known as 3.6 megajoule, because we know that the power of 6 is known as the mega. Our next topic, maximum power output. For example, आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जिसमें मशीनरी भी शामिल है या मोटर आप कह सकते हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये मोटर या मशीन या इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हैं, ये मैक्सिमम पावर हमें प्रोवाइड करें, यानी कि इनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें सामने पेश कर सकें. Similarly, in many electronic circuits or system, it is important to have maximum transfer of power from the source to the load resistance. For example, we want maximum power transfer from amplifier to speaker system. This is accomplished by proper matching of load resistance R and source resistance small r. हमें मालूम है कि जब भी हमें रिक्वायर्ड है मैक्सिमम पावर आउटपुट, तो पावर आउटपुट डिपेंड करती है दो रेजिस्टेंसेस के ऊपर. एक वो रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नली लगाई गई है सर्किट में, और दूसरी वो रेजिस्टेंस जो इंटरनली बैटरी या पावर सप्लाई में मौजूद है. अगर इन दोनों का रेशियो मैच कर रहा होगा, so we get maximum power in our output. If load resistance is less or greater than the source resistance, अगर load resistance को कम या ज़्यादा रखा जाए source resistance से, then the power delivered to the load will be minimum. तो इस सूरत में load यानी work done को जो power मिलेगी वो हमारे पास कम हो जाएगी. Consider the circuit diagram as the current I flow through the load R. The charge flow from a point of higher potential to a lower potential point. सर्किट को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ लोड रेजिस्टर R, जो कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से गुजर रहा है.
The charges flow from a point of higher potential to the point of lower potential. Charges हायर पोटेंशियल यानी कि सर्किट के अंदर मौजूद पावर सप्लाई से मूव करके लोअर पोटेंशियल पॉइंट यानी कि लोअर पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं. लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो कि कनेक्टेड है उस सर्किट के अंदर. If V is potential difference across R, the loss of potential energy per second is known as power delivered to the R by the current I. अगर V potential difference across R यानी कि R के पास मौजूद है तो इस सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा हर सेकंड के अंदर वो पावर डिलीवर टू R यानी कि पावर डिलीवर की जा रही है रेजिस्टेंस R को बाय द करंट I कहलाएगा. From electrical power, P output is equals to IV and P output is equals to I square R. P output is equals to E square R over R plus R square. ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आता है? क्योंकि हमें पता है I बराबर होता है E अपॉन R प्लस R के. जब इसको पुट करेंगे अब इक्वेशन में I स्क्वायर R की इक्वेशन में तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा P आउटपुट यानी कि पावर आउटपुट इज इक्वल टू E स्क्वायर R ओवर R प्लस R होल स्क्वायर. P आउटपुट इक्वल्स टू E स्क्वायर R डिवाइड बाय R माइनस R स्क्वायर प्लस 4RR. ये हमारे पास कहां से ड्राइव हुआ है उसे हम देख लेते हैं. When R is equals to R, the denominator is minimum and so power output becomes maximum. Thus, it can be concluded that maximum power is delivered to a load R when the internal resistance of the source of EMF is equal to the load resistance, also called maximum power transfer. अगर आपके पास स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट में हमें मिलेगी और ये बात हमारे सामने प्रूव हो जाएगी कि जब ये रेशो लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का बराबर रखा जाए तो इस सूरत में हमारे पास मैक्सिमम पावर इन आउटपुट मिल जाएगी. The value of maximum output power is P output is equals to E square upon 4R or E square upon 4R. Now the next and last topic of today's lecture is thermocouples. In early 1821, Thomas Seebeck searched experimentally for a relation between electricity and heat. He joined two wires of two dissimilar metals to form a circuit. He discovered that if one junction is heated to high temperature and the other junction remained at cooler temperature, then the galvanometer connected at their end show a deflection. This is known as Seebeck effect. The EMF generated in the circuit is called thermoelectric EMF. The resulting current is known as thermoelectric current. The two junction circuit called thermocouple. सीबैक थॉमस सीबैक ने 1821 में दरियाफ्त किया था या डिस्कवर किया था हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को और उसने ये देखा था कि अगर दो डिफरेंट मेटल्स के वायर को कपल की फॉर्म में यानी कि ट्विस्ट की फॉर्म में हम रोटेट करवाते हैं या उसको ज्वाइन करते हैं और जब उसके एक पॉइंट को हाई टेम्परेचर और दूसरे एंड को लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो इस सूरत में उस पूरे वायर्स के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. इस करंट के फ्लो का मतलब है कि वहां लाजमी तौर पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है. उस ईएमएफ को थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का नाम दिया गया और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट पास कर रहा है उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया और इस डिवाइस को या इस ट्विस्टिंग ऑफ वायर को या इस सर्किट को उसने थर्मोकपल्स का नाम दिया. In this process, heat is directly converted into electrical energy. Thermocouple are the most widely used temperature sensor in industry due to their low cost, simplicity, size and usable temperature ranges. Thermocouple सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टेम्परेचर सेंसर्स हैं क्योंकि ये लो कॉस्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, साइज स्मॉल होते हैं और अनसीबल टेम्परेचर रेंजेस और ऐसे टेम्परेचर रेंजेस पे काम कर सकते हैं
जो कि आप बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। E is equals to alpha t plus half beta t square, where alpha and beta are constant called thermoelectric coefficient, which depends on the nature of metal. Thank you, students. If you feel any problem or if you want to ask any question about this lecture, you can contact me on my WhatsApp number and through my email address or through my Google Class. Thank you again.